है बेसिकली, इट इज अ बायोफ्यूल बेसिकली। जो आपके एक तो ट्रेडिशनल इंजन है ना, ये जो बाय पेट्रोल पंप्स पे आपको मिल रहा है, बड़ी आसानी से मिल जाता है, ये वो डीजल नहीं है तो डीजल ही, लेकिन ये वो डीजल नहीं है, ये बायोडीजल है, ये बायोडीजल है। इसी तरीके से नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स वी हैव द बायोगैस, वी हैव द बायोगैस। एंड इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स नंबर 3 वी हैव द बायो एथेनॉल, बायो एथेनॉल, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ये भी एक बायोफ्यूल का ही नाम है, ये भी आपके पास बायोफ्यूल की एक टाइप है डियर स्टूडेंट्स। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि आपके पास बायोडीजल, बायोगैस और बायो एथेनॉल जो है, इनके ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी निज़ाम को रन कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स, इन पे मैं 1 बाय 1 बात करूंगा। ये जो बायोडीजल है, इसके ऊपर मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं बायोगैस एंड देन बायो एथेनॉल के ऊपर बात करूंगा। ठीक हो गया जनाब? खुदा आपका हामी नासिर हो। स्टूडेंट्स, जहां तक बायोडीजल का ताल्लुक है, बायोडीजल बेसिकली आपके एक अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे, एक अल्टरनेटिव डीजल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होने वाला फ्यूल आपके पास मौजूद है। और ये बेसिकली आपके एक रिन्यूएबल जो बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उनसे आप प्रोड्यूस करते हैं कि आपके पास जो आपके मुआशरे में वेजिटेबल ऑयल्स, जो वेजिटेबल वेस्ट है बेसिकली, आप उससे बेसिकली इस बायो डीजल को बना सकते हैं। परेशान नहीं होना कैसे बनाते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह आज ही आपको सिखाऊंगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरीके से जो आपके पास एनिमल फैट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ ईद उल अजहा होती है, ईद, बकरा ईद, बकरी ईद कहते हैं आप इसको। उस दौरान आपकी कितनी ज्यादा कुर्बानियों की वजह से एनिमल फैट जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है, और वो सारी की सारी जो है वो गल सड़ जाती है, हम माहौल में ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। तो बाबा उसको ऐसे ना फेंकें, आप उसको जाते जाते उससे फायदा उठा लें। आप उससे बायोडीजल बना सकते हैं, एनिमल फैट से बायोडीजल बना सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल से आप जो है वो आप बायोडीजल बना सकते हैं, सनफ्लावर से आप बायोडीजल बना सकते हैं, मस्टर्ड प्लांट वगैरह, इनसे भी आप बेसिकली, यानी ऐसे तमाम की तमाम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जहां से आपको ऑयल्स जिनसे एक्सट्रैक्ट होते हों, उन तमाम टाइप ऑफ मटेरियल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक द बायोडीजल, टू मेक द बायोडीजल। और अगर ये कंपैरिजन करूं, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए आपके पास जो ट्रेडिशनल डीजल मौजूद है, तो उसके मुकाबले में ये काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। थोड़ी देर के बाद और ज्यादा बात भी होगी इसके ऊपर। तो खैर, बायोडीजल आपके पास एज एन ऑप्शन मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस बायोडीजल को स्टूडेंट्स आप बनाते कैसे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। आप हेडिंग बना लें, द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। आई रिपीट, द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, इसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, बोर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो जूम का पेश करदा बोर्ड है, मेरी इतनी ज्यादा महारत इसमें नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आप तक मैं अपनी बात को कम से कम पहुंचा पाऊं, डिलीवर कर पाऊं। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं कि जनाब बायोडीजल आप कैसे बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, बायोडीजल बनाने के लिए जो स्टूडेंट्स एक मेथड है जिसको मैं इस्तेमाल, बाय द वे, बायोडीजल बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं, मल्टीपल मेथड्स आपके पास मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप बायोडीजल बना सकते हैं। और इसकी जो प्रोडक्शन है बेसिकली, उसके 2 स्केल्स हैं आपके पास। या तो आप इसको लैब स्केल के ऊपर बना सकते हैं, जहां पे आप जी रिसर्च करेंगे, ये देखिए जी मैंने बायोफ्यूल बना दिया है, बायोडीजल बना दिया है, और इस पे ऊपर मैं ये जनरेटर चलाने लगा हूं या लगी हूं, या मैं गाड़ी चलाने लगा हूं या लगी हूं जी फॉर द टेस्ट पर्पस। ठीक है। और इसके अलावा आप लार्जर स्केल के ऊपर भी बायोडीजल बना सकते हैं। अब बायोडीजल प्रोडक्शन क्योंकि मुमकिन है, ये क्योंकि पॉसिबल है, इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है, इसके ऊपर मेथड्स आपके पास मौजूद हैं,
बेशुमार मेथड्स मौजूद हैं, बेशुमार मेथड्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा मेथड जो है वो डिस्कस कर रहा हूं या करने जा रहा हूं व्हिच इज बेसिकली एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्केल्स, कि लैब स्केल के ऊपर भी अगर आपने बायोडीजल को प्रोड्यूस करना है, उसको बनाना है, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने लार्जर प्रोजेक्ट की शक्ल में आपने जी अगर बायोडीजल बनाना है, तो इन दैट केस भी आप जो है वो बायो डीजल जो है इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। स्टूडेंट सबसे पहले हमें कुछ 2-3 चैम्बर्स जो हैं वो बनाने की जरूरत है, लाइक दिस। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, मैं माजरत ख्वाह हूं इसके लिए आपसे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने जो है इस वक्त एक डायग्राम मौजूद है। ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के चैम्बर्स हैं। अगर मैं इनको नाम देने की कोशिश करूं तो इस चैम्बर को बेसिकली हम याद कर सकते हैं विद द नेम ऑफ मिक्सिंग चैम्बर। मैं MI और इसके आगे X लिख रहा हूं, मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर। और हम इन चैम्बर्स को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली जो चीज बनाने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द बायोडीजल। स्टूडेंट सबसे पहले आपके सामने जो मिक्सिंग चैम्बर है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एज अ रॉ मटेरियल जिस चीज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो एनिमल फैट है। तो मेरे पास एनिमल फैट मौजूद है, बल्कि मैं एक और अल्टरेशन कर देता हूं इसके अंदर। लाइक दिस। अच्छा, ये जो चीज है बेसिकली ये जो आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं मिक्सर कह सकते हैं इसको। जिस तरह आपके घरों में मौजूद जो जूसर मशीन है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म की चीजों को मिक्स करते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं, तो उसके नीचे देखें जी वो ब्लेड्स लगे होते हैं बेसिकली, जो कि आपकी चीजों को ग्राइंड करते हैं, आपकी चीजों को मिक्स करता है बेसिकली ना। तो ये उसी तरह की एक चीज फैन टाइप ये मौजूद है, ब्लेड्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली चीजों की मिक्सिंग के लिए है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि मेरे पास एज अ रॉ मटेरियल जो है वो एनिमल फैट है।
तो मैं एनिमल फैट अवेलेबल है और उस एनिमल फैट को मुझे पता है कि मैं उसको इस्तेमाल करके जो है वो बायोडीजल बना सकता हूं, तो मैं उस एनिमल फैट को बेसिकली इसके अंदर, बेसिकली इस मिक्सिंग चेम्बर के अंदर जो है वो डाल देता हूं। मुख्तलिफ जो एनिमल फैट है उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर इन प्लेस कर दिया, इसके अंदर मैंने फेंक दिया। एनिमल फैट को मैंने इसके अंदर जो है वो फेंक दिया। ये क्या है? इट इज अ बेसिकली फैट, एनिमल फैट। फैट, सिर्फ एनिमल फैट ही नहीं डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे, मैंने ये जगह है बेसिकली, मैं यहां से चीजों को डाल रहा हूं इसके अंदर, यहां से डाल रहा हूं। सिर्फ एनिमल फैट ही नहीं मैंने डाल ली, मैंने यहां पे इस मिक्सिंग चेम्बर के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन भी करूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन भी करूंगा, ताकि इस सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन की वजह से जो चीजों की मिक्सिंग है बेसिकली वो प्रॉपरली हो जाए। यहां पे मैं लिख रहा हूं H2SO4। सो अब दो चीजें मेरे पास मौजूद हैं, एक एनिमल फैट है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पे एनिमल फैट भी मेरे पास मौजूद है। ठीक हो गया जनाब। अब आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये जो आपका चैम्बर है जिसका नाम मिक्सिंग चैम्बर है, ये किसी ना किसी आपके इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली बिजली पे चलने वाली मशीन है बेसिकली, तो आप इसको ऑन करते हैं और इसका ये जो मिक्सर है बेसिकली इट विल मूव ऑन, और ये जो आपका एनिमल फैट है और H2SO4 है ये आपस में जो है वो मिक्स हो जाएंगे, ग्राइंडिंग हो जाएगी एनिमल फैट की। वेजिटेबल ऑयल्स भी बाय द वे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मिक्सिंग हो जाएगी, ये जो एनिमल फैट है बेसिकली उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब आपकी चीजें प्रॉपरली इस चैम्बर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाती हैं, प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स फिर आप इस तमाम के तमाम मटेरियल्स को यहां से निकाल के अगले चैम्बर की तरफ जो है वो आप निकाल देते हैं, अगले चैम्बर की तरफ आप चीजों को ले जाते हैं। और हमें पता है कि अब ये चीजें इनकी ब्रेक डाउन हो चुकी है और ये अगले चैम्बर में चली जाती हैं, तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो अगले चैम्बर में चली गई। और क्या है? एनिमल फैट है और क्या है? इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड शामिल है। अब ये जो अगला चैम्बर मौजूद है, ये जो अगला चैम्बर है स्टूडेंट्स, आप इस चैम्बर को नाम दे सकते हैं, हम इसको कहते हैं रिएक्शन चैम्बर। ये बेसिकली रिएक्शन चैम्बर है, इसको आप रिएक्शन चैम्बर के नाम से याद कर सकते हैं, रिएक्शन चैम्बर। ठीक हो गया? ये नंबर 1 हो गया था, ये जो है ये नंबर 2 हो गया। अब क्या है, इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर जो है जैसे ही आपकी दो चीजें पहुंची हैं, जिसमें से बेसिकली हमने कहा कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड शामिल, अब इस यहां पे आके आपने दो चीजों का और इजाफा करना है, दो चीजों को और यहां पे डालेंगे, ऐड करेंगे। अब ये जो दो चीजें आप ऐड कर रहे हैं ये क्या है? एक तो आपका होगा मिथानोल। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मिथानोल का एडिशन हम करेंगे, मेथनॉल। और नंबर 2 पे हम ऐड करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, KOH को ऐड करेंगे, KOH को यहां पे ऐड कर दिया। अब ये जो मिथनॉल भी शामिल हो चुका है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी शामिल हो चुका है, सल्फ्यूरिक एसिड और आपके पास एनिमल फैट ऑलरेडी जो है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर बेसिकली आपका रिएक्शन विल टेक प्लेस, द रिएक्शंस विल टेक प्लेस अमंग द मेथनॉल, पोटाशियम, बाय द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज द कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मेथनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, एनिमल फैट एटसेट्रा, इन तमाम चीजों के बारे में जो है वो आपकी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपकी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो फिर आपका जो मटेरियल है जो आपके इस रिएक्शन चैम्बर के अंदर मौजूद होता है, तो डियर स्टूडेंट्स आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन चैम्बर
आप तमाम किस्म के मटेरियल को अब काफी हद तक, क्योंकि आपके पास जो चीजें हैं वो फ्लूइड मौजूद है, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो चुका होता है, और सेमी सॉलिड चीजें छोटी छोटी आपकी सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद होती हैं। तो उस तमाम मटेरियल को डियर स्टूडेंट्स आप अगले चैम्बर में जो है वो आप धकेल देते हैं। मैं 2 तीर के निशान लगा रहा हूं, अगले चैम्बर में आप धकेल देते हैं। अब ये जो अगला चैम्बर है, जो आखिरी चैम्बर है बेसिकली, इसको आप कहते हैं सेपरेटर। इसको आप कहते हैं सेपरेटर। मैं SEP लिख रहा हूं, आई होप गुजारा हो जाएगा। सेपरेटर, ठीक हो गया। ये जो सेपरेटर है, इसके अंदर एक और अल्टरेशन करेंगे आप, यहाँ पे एडिशन करेंगे। इसके यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे भी आपके 2 सेंसर्स मौजूद होते हैं। ये क्या है? सेंसर है। ये सेंसर है, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो नीचे वाला सेंसर है डियर स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला सेंसर है, ये यहां पे बेसिकली अट्रैक्ट करेगा आपकी सॉलिड फॉर्म में जो चीजें हैं, वो यहां पे सेटल डाउन हो जाएंगी नीचे, लाइक दिस। वो यहां पे सेटल डाउन हो जाएंगी लाइक दिस। लाइक दिस। ये तमाम चीजें यहां पे सेटल डाउन होगी। और ये जो ऊपर वाला सेंसर है बेसिकली, इट विल अट्रैक्ट द ऑयल। बेसिकली वैसे भी ऑयल जो है वो आपको ऊपर तय बना के बैठ जाता है, तो ऑयल जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ऑयल यहाँ पे चला जाएगा, और जो सॉलिड फॉर्म में चीजें मौजूद हैं वो आपके पास नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। अब जैसे 2 चीजें, ये जो ऊपर चीज है और ये जो नीचे चीज है, ये आपके पास डीजल है, यही ऑयल है बेसिकली। इसी को आप बेसिकली यहां से आप निकाल बाहर ले जाते हैं और आप बेसिकली इसकी फर्दर जो आपका रिफाइन करने का प्रोसेस है उससे आप गुजारते हैं। फर्दर जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है बेसिकली उसकी तरफ आप लेके जाते हैं। और ये जो सॉलिड फॉर्म में चीजें हैं, इनको बाय द वे आप यहां से निकाल के बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। मेरे ख्याल से यकीनन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लिसरीन का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। तो इस मटेरियल से बेसिकली आप ग्लिसरीन जो है उसको आप बना सकते हैं, ग्लिसरीन को बना सकते हैं। यानी 2 चीजें, एक तो ऑयल आपने बना लिया, यही आपका बायोडीजल है, और ये जो ग्लिसरीन है जो आपके पास, ये जो चीजें हैं ये भी आप इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरे का पूरा मेथड है, अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो इस मेथड को बेसिकली आप किस नाम से याद करते हैं? इट इज बेसिकली अ मेथड ऑफ, it is basically production of biodiesel by using the method of ट्रांसएस्टेरिफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है बेसिकली इसको आप कहते हैं कि ट्रांसएस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस है। सो दैट्स हाउ कि आप जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं जी, बायोडीजल जो है उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, कुछ गुजारा हुआ है या नहीं? आपके पल्ले कुछ चीजें पड़ी हैं या नहीं जनाब? मैं जरा आपके मैसेजेस देख लूं। अच्छा, चलें जी, माशाल्लाह जी, चलें, गुड हो गया जी। ओके, वेल डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो बायोडीजल है, अब ये आप पे है बेसिकली। इस बायोडीजल के काफी एडवांटेजेस हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल डीजल के मुकाबले में ये आपका कम इमिशंस प्रोड्यूस करता है। तो कम इमिशंस प्रोड्यूस करता है तो दैट मींस ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसके अंदर जो है वो सल्फर कंटेंट बिल्कुल ही 0 होता है। इट प्रोड्यूसेस 0 या नो सल्फर कंटेंट। इसके अंदर कोई सल्फर कंटेंट इसके अंदर मौजूद नहीं होता है। ये बहुत बड़ा आपके पास बेनिफिट इसका मौजूद है कि जी इसके अंदर जो है वो सल्फर कंटेंट नहीं होता। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक आध आपका डिसएडवांटेज इसका है, एक आध नहीं बल्कि 2 है। एक तो ये है कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली आपके एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तमाम लोग जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बट स्टिल आपकी यूरोप के अंदर जो है आपकी बायोडीजल की प्रोडक्शन हो रही है, बट स्टिल इवन
आपके इंडिया के अंदर जो है वो बायोडीजल की प्रोडक्शन जो है वो आपकी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। दे आर बेसिकली दे आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स ऑन अ लार्जर स्केल। लेकिन एक सबसे बड़ी जो आपके सामने रुकावट है जब आप बायोडीजल के इस्तेमाल की बात करते हैं या प्रमोशन की बात करते हैं, तो डिस्टेंस, ये जो आपकी जो इंजन हैं, किसी चीज का भी इंजन, आप बाय द वे इस बायोडीजल पे आप जहाज चलाना चाहें वो भी चला सकते हैं, बहरी जहाज चलाएं, जेट्स चलाएं, ट्रेन चलाएं, आप गाड़ियां चलाएं, आप जनरेटर्स चलाएं, आप मोटर्स चलाएं, कुछ भी चलाएं, ये चल जाएगा। लेकिन एक मसला है, और मसला क्या है कि जनाब ये आपके जो ट्रेडिशनल इंजन मौजूद हैं, सपोज अगर आप में से इस वक्त किसी के पास होंडा सिविक है, तो वो होंडा सिविक, इस होंडा सिविक के अंदर अगर बायोफ्यूल डालेंगे तो ये इंजन इस बायोफ्यूल पे रन नहीं होगा। यानी आपको इंजन इंडस्ट्री जो है उसको भी रिवैम्प करने की जरूरत है। इंजन इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो आपको अल्ट्रेशन दरकार होती हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रमोट द बायोडीजल इन द वर्ल्ड या इन द सोसाइटीज। सो बेसिकली यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आपके पास जो लॉबीज हैं जिनकी इंजन इंडस्ट्री दुनिया में आपकी मौजूद है, ऑब्वियसली वो उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, उन लोगों को पूरी की पूरी इंजन इंडस्ट्री जो है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। तो वो बड़ा एक हैवी और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और जिसकी वजह से द वर्ल्ड राइट नाउ इज बिट रिलक्टेंट टू शिफ्ट द फ्यूल्स टुवर्ड्स द बायोफ्यूल्स। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये रिलक्टेंस जो है वो रहती है, कब तक जो है वो ये रुकावटें रहती हैं, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं है जब आपको छोड़ना पड़ेगा तमाम चीजों को और आपको बायोफ्यूल्स के ऊपर आना पड़ेगा। तो जनाब इस बायोफ्यूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू बेसिकली इंक्रीज या टू इम्प्रूव या टू इनहांस या टू मीट द बेसिकली आर नीड्स। ठीक हो गया जनाब, तो ये एक बायोफ्यूल है। इसी तरीके से एक दूसरे बायोफ्यूल पे आ जाएं, and the number 2 biofuel is basically, नंबर 2 पे मैंने क्या लिखवाया था पार्टिसिपेंट्स, बायोगैस। बायोगैस पे आ जाएं। अब बायोगैस आप कैसे बनाते हैं? अब बायोगैस बेसिकली क्या है? इट इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूजुअली बायोगैस के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन होती है। अब देख लें, यानी कि अगर थोड़ा सा और ब्रॉडर सेंस में आप देखें ना डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, तो आपका ये भी ठिकाने लग जाएगा, ये भी मैनेज हो जाएगा और आपको जो है वो बायोफ्यूल भी मिल जाएंगे। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं बेसिकली, ये तमाम ओवरऑल अगर मैं बायोफ्यूल्स की बात करूं तो। खैर, बायोगैस का जहां तक ताल्लुक है, बायोगैस बेसिकली आपकी एक, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन गैसेस। इट इज अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ सर्टेन गैसेस। मैं इसको जो है वो इरेज कर देता हूं। It is a basically mixture of certain gases. It is a mixture of certain gases which includes methane, which includes the carbon dioxide, which includes the oxygen as well. ऑक्सीजन एज वेल। जी बायोगैस की बात करो। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे। अच्छा, इसके अंदर जी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, इसके अलावा जी हाइड्रोजन भी इसके अंदर मौजूद होती है। परसेंटेजेस लिखनी है आपने, लिख लें परसेंटेजेस भी लिखें। सबसे पहले मीथेन का लिखें। मीथेन की परसेंटेज आपकी होती है जी नेचुरल गैस के अंदर, यह हो सकती है 50 to 75%। 50 to 75% आपकी मीथेन गैस मौजूद होती है। इसके बाद कार्बन लिखें, 25 to 50% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। 25 to 50% कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मौजूद होती है। इसके साथ अल्लाह भला करे नंबर 3 पे लिखें नाइट्रोजन। लिखें नाइट्रोजन जो है वो 0 to 10 इसी तरीके से नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन लिखें। हाइड्रोजन 0 to 4% मौजूद होती है। 0 to 4% हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन के बाद आप लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखें। और हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी रहती है अबाउट 0 to 3%।
0 to 3% हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, और इसी तरीके से नेक्स्ट ऑक्सीजन लिखें 0 to 2%, 0 to 2% आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इन द बायोगैस। तो ये तो ओवरऑल उसकी कंपोजिशन होगी, और हमने डिफाइन किया कि इट इज अ बेसिकली मिक्सचर ऑफ सर्टेन गैसेस व्हिच इंक्लूड्स मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक हो गया। अब ये जो बायोगैस है बेसिकली इसको भी आप बना सकते हैं। बाय द वे CO2 का बच्चे उस्मान 25 to 50%, 25 to 50% आपकी इसके अंदर CO2 रहती है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। जो स्टूडेंट्स ये जो बायोगैस है, बाय द वे पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो बायोगैस की प्रोडक्शन हो रही है। मे बी आपकी क्लास में भी कोई ऐसा चीता हो जिसने बायोगैस जो है वो बनाई हो। बायोगैस आप में से है कोई? हाइड्रोजन सल्फाइड्स की मैंने बताई है जी 0 to 4%, 3%, सॉरी 0 to 3%, 0 to 3%। अच्छा, अल्लाह भला करे। आप में है कोई ऐसा बंदा जिसने बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा हो? AJK में आपकी कुछ लोग प्रोड्यूस करते हैं, पंजाब में, सिंध में कुछ जगहों पे लोग करते हैं, क्योंकि एनिमल डंग आपका इस्तेमाल होता है इसमें। और क्या है, एनिमल डंग है वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप इस्तेमाल करके सर प्रोड्यूस नहीं की लेकिन होती देखी है। ग्रेट मोहम्मद तौसीफ, चलें कुछ तो देखा आपने। बाय द वे ये आप एनिमल्स के डंग को इस्तेमाल करके, बफलो का, काऊ का, इवन पोल्ट्री डंग भी आपके इस्तेमाल हो सकता है। एग्जैक्टली हमजा अरशद, बिल्कुल एनारोबिक कंडीशंस को का सहारा लेते हैं, और एनारोबिक कंडीशंस में बेसिकली आप ये चीज करते हैं, कैरी आउट। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या होता है जी, आप एनारोबिक कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आप, बल्कि आप ऐसे करें, वेट फॉर अ व्हाइल, सर लोग चैम्बर्स बने होते हैं हाउस होल्डिंग के लिए, मीथेन यूज करते हैं जो काऊ वेस्ट से जनरेट होती है मोस्टली इन विलेजेस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बायोगैस प्लांट आपका पूरे का पूरा आपका इस्तेमाल होता है इसमें, दिस केस। बल्कि ऐसे करें, मैं आपको बायोगैस प्लांट की ना पिक्चर दिखाता हूँ, वेट, एक सेकंड, मुझे निकालना है पिक्चर। हाँ, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? सॉरी, ये आपको नजर आ रही होगी, ये देखें जरा, ये बायोगैस प्लांट है पूरे का पूरा, ठीक है? नजर आ रहा है बायोगैस प्लांट। अब इसमें देखें पूरे का पूरा, ये फर्स्ट स्टेप है बेसिकली। ये देखें, ये तीर के दो निशान आ गए, ये देखें, ये तीर के दो निशान आ गए, ये देखें तीर के दो निशान आ गए, ठीक है? यानी वाटर एंड डंग बेसिकली सबसे पहले आप यहाँ पे इन प्लेस करते हैं, सबसे पहले वो आप डाल रहे हैं, ठीक है? ऑब्वियसली इट विल गो डाउन, और जहां पे जा रहा है बेसिकली वो क्या है, डाइजेस्टर है। अब यहाँ पे ये जो डाइजेस्टर है बेसिकली, यहाँ पे आपने देखना होता है कि आपके ऑक्सीजन दाखिल ना हो, ऑक्सीजन शामिल ना हो। यहाँ पे आपने एनारोबिक कंडीशंस जो है उनको आपने इंश्योर करना होता है, ठीक है? इसके लिए ये होल्डर लगा होता है ऊपर, यहाँ पे ये बेसिकली आप बंद कर देते हैं और आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी दाखिल नहीं होती। ये लाइक दिस गैस प्रोड्यूस होके ये ऊपर जा रही है, और ये आप किचन में आप इस्तेमाल करें गैस, खाना बनाएं, मछली बनाएं, आजकल सीजन है, लेकिन उससे पहले बायोगैस आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बायोगैस बनाएं, आपके इतना ज्यादा वेस्ट जो है आपके माशरे के अंदर मौजूद है, आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। एक तो सॉलिड वेस्ट भी मैनेज हो जाएगा आपका, और दूसरा जो है अल्लाह भला करे आपका जी, इसमें जो आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली आपकी गैस, लोड शेडिंग भी नहीं होगी, बिल भी नहीं आएगा, बिजली भी आपके घर की चल रही होगी। है ये गांव में लोग कर सकते हैं जहाँ पे आपकी जानवर वगैरह ज्यादा मिलते हैं, या एनिमल डंग वगैरह आपका ज्यादा मिलता है, ठीक है? सो ये आपकी यूजेजेस हैं इसके। ये बल्कि ये देखें,
ये आपके एयर को स्टॉप करता है, और ये स्लज है बेसिकली। अब इस स्लज को आप फर्टिलाइजर के तौर पे आप इस्तेमाल दो दो जगहों पे दो दो तरीकों से आप फायदा उठा सकते हैं इससे। एक तो आपने अपने लिए गैस की नीड जरूरत पूरा कर लिया, और दूसरा आप बेसिकली ये आप जी स्लज जो है इसको आप फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करें। बायो फर्टिलाइजर है आपके पास बना बनाया, क्या जरूरत है पैसे खर्चने की और यूरिया वगैरह लेके आने की और सारा कुछ, ठीक है। वो तो ऑलरेडी कमर्शियल फर्टिलाइजर आपके माहौल के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक हो गया जनाब। सो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके एक दो मिनट और देख लें इसके ऊपर, आराम से देख लें, ठीक है। जब देख लें तो मुझे बना लें तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। सैम सिस्टम देख रहे हैं, सही है। ये क्या कह रहा है बच्चा? सर सर टाइम टू डिकम्पोज और क्वांटिटी नॉर्मली, इट डिपेंड्स उस्मान, उस्मान नहीं में डिपेंड्स। लेकिन आपकी ये कंसिस्टेंटली अगर आपके पास ये प्लांट मौजूद है ना, तो आप कंसिस्टेंटली अपने घर की नीड को कम से कम पूरा कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। डिकम्पोजिशन आपकी हो जाती है बहुत जल्दी, एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो आपके कर लेते हैं, वो तो कुछ आवर्स में आपकी डिकम्पोजिशन करने की सलाहियत रखते हैं। सो ये आप कर सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। हाँ जी, मैं आगे बढ़ू। ओके, अब क्या है कि इस इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, तीसरे नंबर पे मैंने क्या लिखवाया था? बायो इथानोल लिखवाया था, ठीक हो गया। अब ये जो बायो इथानोल है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बायोफ्यूल है। बाय द वे हाँ, एक और बात सुन लें, ये जो बायोगैस है ये इसके ऊपर भी आप गाड़ियां वाड़ियां चला सकते हैं, रेलवे यूजेज कर सकते हैं, जनरेटर वगैरह चला सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप लार्जर स्केल के ऊपर बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप चलाएं गैस के ऊपर। सीएनजी के ऊपर गाड़ी चल सकती है, तो इसके ऊपर गाड़ी क्यों नहीं चल सकती? भाई चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती? लेकिन अगेन आपकी कौन बताए और कौन सिखाए और कौन इस तरह की चीजों को प्रमोट करे हमारे माशरू के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कलेक्टिवली, कि आपकी चीजें जो है वो आप ज्यादा बेहतर सतह पे जो आप मैनेज कर सकें। तो खैर, इसके बाद जो नंबर 3 पे हमारे पास मौजूद है, दैट इज दी बायो इथानोल, ठीक है। अब ये जो बायो इथानोल है, ये भी एक आपके पास फ्यूल के तौर पे मौजूद है जो आप बना सकते हैं। मोस्टली आप क्या करते हैं बेसिकली, कि आप ये जो अपना शुगर कैन लीव्स होते हैं वगैरह, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके आप बायो इथानोल जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसी बायो इथानोल को एज अ बायोफ्यूल आप इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जहां तक ये बायो इथानोल की प्रोडक्शन का ताल्लुक है, उसकी प्रोडक्शन के लिए दो तीन स्टेप्स को आपने देखना है, दो तीन स्टेप्स को आपने देखना है। सबसे पहला जो स्टेप है, चैट कहाँ गई, चैट बॉक्स कहाँ गया? आप में से को मुझे मैसेज करे बंदा। हाँ, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो बायो इथेनॉल की प्रोडक्शन है जिसमें सबसे पहले जो प्रोसेस आपका ये स्टेप इन्वॉल्व, दो तीन स्टेप्स हैं बड़े आसान से और बड़े आसान से, ठीक है। नंबर 1 इज बेसिकली द माइलिंग। माइलिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व है, माइलिंग का स्टेप इन्वॉल्व है। माइलिंग क्या है, बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा। ये जो अक्सर होगा, देखिए ना, आप गन्ने का जूस आपने कई बार पिया होगा, और जो मेल सेक्शन में तो गन्ने की मशीन के सामने साथ बैठ के भी पिया होगा रोड साइड पे, ठीक हो गया जनाब। वो आप देखते हैं ना, वो पूरा के पूरा गन्ना जो है वो मशीन के अंदर वो रखता है, और वो उसका जो स्टेम है वो अलग हो जाता है, उससे जूस अलग हो जाता है। और ये माइलिंग वही है कि आप शुगर कैन लीव्स को अलग करते हैं, स्टेम्स को अलग करते हैं, लीव्स नहीं सॉरी, स्टेम्स को आप अलग कर लेते हैं, और जूस को जो है वो बेसिकली आप अलग कर लेते हैं। दैट्स बेसिकली द माइलिंग। समझ आ गई मेरी बात की है? अच्छा,
यही माइलिंग है कि जहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप अपने लिए जो है वो स्टेम को अलग कर रहे हैं, जो हार्ड चीजें हैं बेसिकली, जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड चीजें, उनका अलग कर रहे हैं और सिर्फ जूस का अलग कर रहे हैं। दैट्स बेसिकली द माइलिंग। अब उसी जो जूस है बेसिकली उसका आप अगले स्टेप पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द फर्मेंटेशन। अब मैं लिख रहा हूँ नंबर 2 इज द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन वो जो अल्कोहल नहीं आपका बनता, शराब जो बनती है आपकी फर्मेंटेशन से ही बनती है ना भाई, कुछ याद है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ हम बुलाने को, है जी, वो है ना इंडिया का एक सॉन्ग। तो ये वही है। अच्छा, हाँ जी, बहुत पुराना है, ऐसा ये 90s का है, 90s का है। वही तो होता था म्यूजिक। अब क्या, अब तो समझ ही नहीं आती बोल क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ती कोई चीज। एक कोक स्टूडियो को छोड़ के, एक कोक स्टूडियो ही तो है जो इस क्वालिटी का म्यूजिक बना रहा है। खैर छोड़े, म्यूजिक की क्लास नहीं चल रही यहाँ पे। तो खैर फर्मेंटेशन, अब फर्मेंटेशन में क्या है जी, अब फर्मेंटेशन में आपका अल्कोहल, आपके जो शुगर्स हैं बेसिकली, शुगर है उसकी कन्वर्जन होती है, शुगर आपकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्कोहल, और साथ में जो है वो इथानॉल जो है वो आपका प्रोड्यूस हो जाता है। स्टेप नंबर 2 में आपकी शुगर की कन्वर्जन हो रही है इनटू व्हाट, शुगर्स की कन्वर्जन होती है या हो रही है इनटू अल्कोहल, अल्कोहल बनना शुरू हो जाती है, और साथ में जो है वो बेसिकली एथेनॉल जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। दिस हैपेंस इन द बेसिकली ड्यू टू द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी क्या है, फर्मेंटेशन भी वही है ना, आपकी केमिकल रिएक्शंस ही है बेसिकली, और क्या है। ठीक हो गया जनाब। इसी तरीके से आप स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं, और स्टेप नंबर 3 इज अबाउट द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, अब इस डिस्टिलेशन में आपने क्या करना है, आपने अल्कोहल को अलग करना है, आपने एथेनॉल को अलग करना है। तो एथेनॉल अलग हो गया, उसको आप फर्दर आप रिफाइन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए आप अलग तरीके से भेज देते हैं, और आप इससे बायो एथेनॉल बन गया। और इस बायो एथेनॉल पे आप चलाएं, आप गाड़ी चलाएं, आपने एनर्जी की नीड्स को पूरा करना है, जहाज चलाना है, व्हाटएवर इट इज, आप चलाएं, चला सकते हैं, और ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ओवरऑल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन इन तीनों केसेस में आपकी एक चीज जो कॉमन रहती है कि एक तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आपका उसका फुकदान है, और दूसरा इन सम केसेस स्पेशली बायोएथेनॉल की प्रोडक्शन भी आपकी काफी महंगी रहती है। ठीक है, तो इसमें आपकी अफोर्डेबिलिटी का बड़ा अहम रोल है कि आपकी स्टेट्स जो हैं वो आपके अफोर्ड नहीं कर पाती चीजों को, जिसकी वजह से आपकी जो इन चीजों की एप्लीकेशन है इन द रियल वर्ल्ड वो आपकी उस अभी तक उस हद तक नहीं है जहां तक होनी चाहिए थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द बायोफ्यूल्स एंड बायोफ्यूल मेथड। आई एम होपिंग सो कि आपको समझ आई है। बहुत आसान से मेथड जो है वो आपके सामने जो है वो पेश किए गए जनाब। अल्लाह भला करे। एक टॉपिक हो गया, अब क्या रह गया जी, क्या कह रहे थे, क्या रहता है, एक एक करके मुझे बताते जाए ना। कॉमन तो आपने खुद करनी है, उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा। और एथेनॉल के यूजेस बच्चे वही होंगे हिना रफीक, आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह। ठीक है, इट इज अप टू यू। सेकंड मेथड क्या था, एक मैंने बताया माइलिंग, दूसरा फर्मेंटेशन, तीसरा डिस्टिलेशन। बाय द वे डिस्टिलेशन के बाद आपकी डिहाइड्रेशन भी आती है, डिहाइड्रेशन भी आती है, मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया, डिहाइड्रेशन भी आती है। ठीक है, अच्छा, अब जी नेक्स्ट क्या पढ़ना है जी, आज मैं आप लोगों की चॉइस से पढ़ाऊंगा जो आप कहेंगे मुझे। आज टॉपिक ही 2 4 हैं 5 हैं। बायोमोलिक्यूल्स, अच्छा बायोमोलिक्यूल्स, बच्चे आपने मुझे कहा, सदुल्ला आपकी क्लास ने मुझे कहा है कि बैलेंस डाइट पढ़ा है बच्चे, उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स के ऊपर बात की होगी ना यकीनन, या नहीं की मैंने की होगी बात। हाँ तो की हुई है, तो फिर मैं क्या दोबारा रिपीट करूं उसको। हाँ हाँ, रिप्रोडक्टिव लिम्फेटिक इंटेगुमेंट्री सिस्टम है जी, और नहीं करना बच्चे, मलिहा अब्बास बच्चे, ये नहीं हमने करना, बच्चे ये नहीं हमने करना। क्या क्यों परेशान कर रही हैं दूसरे बच्चों को बच्चे।
अच्छा, आ जाए जी अपना उसके ऊपर आ जाए, अल्लाह भला करे आपका, ये ह्यूमन ईयर पे आ जाए और टीथ पे आ जाए। हाँ जी हाँ जी, ह्यूमन ईयर एंड टीथ पे आ जाए, ये पढ़ लेते हैं जरा, ह्यूमन ईयर एंड टीथ, ह्यूमन ईयर एंड टीथ। अच्छा, मोहम्मद तौसीक कह रहे हैं मुझे प्राइवेटली मैसेज करके कि सर सोलर सिस्टम के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो करवा दें। मोहम्मद तौसीक बच्चे, आज आखिरी क्लास है आपके साथ और आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि बच्चे मैंने आपको फिजिकल सिस्टम्स नहीं कराने थे, मैंने नहीं करानी थी फिजिकल साइंसेज आपको। हाँ, एक्सक्रीटिव सिस्टम कराऊंगा, मुझे याद है शहरोज, एक्सक्रीटिव सिस्टम कराना है। अभी ह्यूमन ईयर कर लें, छोड़ दें, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मैं अपनी मर्जी से अब जो 5-6 टॉपिक शुरू में कहे थे वही खुद बहुत वन बाय वन कराता हूँ, ठीक है। अभी आ जाए आप ह्यूमन ईयर के ऊपर। स्टूडेंट्स, ह्यूमन ईयर की अगर बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली एक ऑर्गन है जो आपके पास भी है, आपको अल्लाह ने दो दो कान दे रखे हैं, बचपन में खूब खिंचाई भी होती रही है। तो खैर, कुछ लोगों की ज्यादा होगी, कुछ लोगों की कम होगी, कुछ के खिंचाई की वजह से बड़े हो गए, कुछ के छोटे रह गए, लेकिन खिंचाई तो होती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में। तो खैर, अब अगर इस ह्यूमन ईयर की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है, ये बेसिकली ऑर्गन है ना, ऑर्गन है। हम कहते हैं जी सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसेस हमारी 5 हिस्से हैं, तो सुनना भी आपकी एक सेंस है, तो लिहाजा ये सुनने के लिए है, आपकी हियरिंग के पर्पज के लिए ये ऑर्गन आपका मौजूद है, हेयरिंग के पर्पज के लिए आपके पास ऑर्गन मौजूद है। इसकी डायग्राम डिस्टेंस में बोर्ड पे जरूर बनाता, लेकिन मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये इस बोर्ड पे नहीं बनेगी डायग्राम, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि इस पे मैं ये डायग्राम इसकी नहीं बना पाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा औखा हो जाएगा। कोशिश करते हैं जी। पिक्चर नहीं है बच्चे मेरे पास, पिक्चर है नहीं, चलें मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलें गुजारा हो गया। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ से? अच्छा बस छोड़ दें। अच्छा, नहीं नहीं, इतनी बुरी डायग्राम तो नहीं है, आपको पता नहीं, अब इतनी बुरी डायग्राम तो नहीं है वैसे, कम से कम 10 में से 3 नंबर तो बनते हैं इसके। अब जो स्टूडेंट्स, ये जो इंसानी आंख है, सॉरी कान है, ईयर,
ईयर है। अगर इस ईयर को ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो है बेसिकली आपके पास जी एक हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर है। ये जो बायर हमें सारा नजर आ रहा है बेसिकली दिस इज द नंबर 1, ठीक है। इसको आप ओवरऑल आप एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? आप इसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। मैं EX लिख रहा हूं, एक्सटर्नल ईयर। अब ये जो एक्सटर्नल ईयर है ये फर्दर हिस्सों में डिवाइडेड है। ये फर्दर इशू में डिवाइडेड है आपके पास। सबसे पहले हम कहते हैं कि अच्छा इस एक पिन्ना बेसिकली आपका ये जो ये यहां से पकड़ के खींचते थे ना आपको बचपन में आपके उस्ताद कराम यहां से, ठीक है। ये पिन्ना है, इसको आप ऑरिकल भी कह सकते हैं, इसको आप पिन्ना भी कह सकते हैं। ऑरिकल भी इसी का नाम है और पिन्ना भी इसी का ही नाम है। ये बेसिकली पिन्ना है, दिस इज द बेसिकली पार्ट नंबर 1। अब ये जो पिन्ना है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आपकी आती है, जो बेसिकली आपकी ये जो कैनाल मैंने यहाँ पे ये बनाई है, ये कैनाल है पूरी। ओवरऑल पूरा नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, EAC मैंने लिख दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये आपके एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा है, एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा है। ट्यूब भी कहा जा सकता है इसको, ट्यूब को। ये बेसिकली कनेक्ट करती है, इसका काम है कि आपकी जो बाहर वाला जो कान है बेसिकली उसको अंदर वाले कान से बेसिकली इंटरनल जो आपके पार्ट्स हैं उनके साथ ये कनेक्ट करती है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ईयर ड्रम मौजूद है, ईयर ड्रम मौजूद है। तीसरा हिस्सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी आप इसको कह सकते हैं। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लोकेशन है आपकी वो यहाँ पे मौजूद होती है, यहाँ पे करके आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली जो है आपके एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स? आपके एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा रहती है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा जो आपके पास मेजर हिस्सा है आपके इंसानी कान का, दैट इज द मिडल ईयर, दैट इज द बेसिकली मिडल ईयर। अब मिडल ईयर जो है बेसिकली उसके अंदर जी आपकी मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। मेनली हम कहते हैं कि अच्छा इसके अंदर जो है वो हड्डियों का जोड़े मौजूद होते हैं, हड्डियां मौजूद होती हैं, बॉन्स मौजूद है, डिफरेंट बॉन्स मौजूद हैं आपके इस रीजन के अंदर। आपके इस रीजन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बॉन्ड्स मौजूद हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अच्छा हमारे जो मिडल ईयर है इसके अंदर जी मैलियस नाम की एक हड्डी मौजूद होती है, मैलियस। हम कहते हैं जी अच्छा इनकस नाम की एक हड्डी जो है वो मौजूद होती है। हम कहते हैं जी यहाँ पे स्टेप्स नाम की जो है वो हड्डी आपकी यहाँ पे मौजूद होती है। ये 3 बोन्स बेसिकली आपके मिडल ईयर में मौजूद होती हैं। ये लोकेशन इनकी बनती है, यहाँ पे करके ये आपकी बोन्स मौजूद होती हैं। ओवरऑल ये आप इनको ओसिकल्स के नाम से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये मेलियस इनकस एंड तीसरा जो स्टेप्स है इस तरह अलग करके भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से आपके मिडिल ईयर के अंदर से ही आपकी एक कैनाल जो है वो आपकी डेवलप होती है, एक ट्यूब जो है वो आपकी डेवलप होती है, जो आपके कान के साथ, सॉरी कान नहीं, नाक की पिछली जो साइड है हमारी उसको जाके कनेक्ट करती है। उसको हम कहते हैं यूटेशियन ट्यूब, यूटेशियन ट्यूब कहते हैं उसको, यूटेशियन ट्यूब कहते हैं, यूटेशियन ट्यूब कहते हैं। तो अब ये जो यूटेशियन ट्यूब है ये बेसिकली एग्जैक्टली इसमा जमान में बताने वाला था कि ये आपकी स्टेप्स जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट बोन है आपकी बॉडी की, ये पता होना चाहिए आपको, स्मॉलेस्ट है। और लार्जेस्ट कौन सी है ये भी पता होना चाहिए, फीमर बेसिकली, जो आपके यहाँ पे थाइज पे करके मौजूद होती है, फीमर। फिर मैं लिखने लगा था यूटेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब अल्लाह भला करे डियर स्टूडेंट्स, आपके इस मिडिल ईयर के बाद वी आर हैविंग द लास्ट पार्ट ऑफ द बेसिकली ह्यूमन ईयर एंड दैट इज द बेसिकली इनर ईयर। अब इनर ईयर जो है वो आपके 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं कॉकलिया, कॉकलिया के बाद वेजिटिब्यूल कहते हैं, वेजिटिब्यूल के बाद हम तीसरे नंबर पे रखते हैं जी कि हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं। अब ये जो कॉकलिया वॉकलिया है बेसिकली यहाँ पे करके मौजूद होता है, सॉरी यहाँ पे करके मौजूद होता है कॉकलिया एक हिस्सा आपके। मैं बल्कि कैसे करता हूं, मैं चैट बॉक्स में लिखता हूं, किधर गया चैट बॉक्स, कॉकलिया, कॉकलिया, कॉकलिया के बाद नंबर 2 पे वेस्टिब्यूल,
ट्यूब्यूल। नंबर 3 पे हमारे पास है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कैनाल्स ये तीन हिस्सों पे, तीन हिस्से होते हैं बेसिकली। ये बेसिकली क्या है, कॉकलिया क्या है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स मौजूद होती हैं और इन्हीं नर्व्स की मदद से बेसिकली आप सुन पाते हैं। आपका जो समात है बेसिकली वो आपके कॉकलिया की मरहून मिन्नत है, इसके अंदर मौजूद होता है। वेस्टिब्यूल जो है वो आपके रिसेप्टर्स के दरमियान बैलेंस कायम करता है और बेसिकली जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स जो और नर्व्स ओवरऑल आप अगर लिखें तो इन आपकी जो इनर ईयर है उसके अंदर ओवरऑल आपके रिसेप्टर्स मौजूद हैं और ओवरऑल इसके अंदर जो है वो आपकी नर्व्स मौजूद होती हैं और ये दोनों चीजें आपको दरकार होती हैं फॉर द हियरिंग पर्पस, फॉर द हियरिंग पर्पस। ठीक हो गया जनाब? हाँ जी, क्लियर हो गया। अगर आपसे अब को पूछे कि अच्छा आवाज को कैसे आप सुनते हैं तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि अच्छा सबसे पहले आपके आउटर ईयर से आवाज दाखिल होती है आपके आउटसाइड से, ठीक है, और वो जो वेव्स हैं, वाइब्रेशंस आपकी अंदर तक जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल पे जाके स्ट्राइक करती, ईयर ड्रम तक बात पहुंचती है, ईयर ड्रम से आगे चल के वाइब्रेशंस होती हैं और आपके आगे इनर ईयर तक आपकी बात पहुंचती है और नर्व्स आगे चल के आपको हेल्प करती हैं इन द हियरिंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वॉइसेस। फिर आप कहते हैं ये राहत फतेह अली खान है, ये आतिफ असलम है। सेमी सर्कुलर कैनाल का बच्चे मैंने कहा कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मोहम्मद तौसीक, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स, राइट। अल्लाह भला करे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाएं जी ह्यूमन टीथ के ऊपर, इंसानी दांत के ऊपर आ जाएं, ह्यूमन टीथ के ऊपर आ जाएं। अभी जो ह्यूमन टीथ है बेसिकली दांत हैं हमारे। सर ये वैक्स मिडिल ईयर में होती है या इनर ईयर में? वैक्स आपकी बच्चे ये थोड़ा सा ही आगे जाए ना आपके, बल्कि एक्सटर्नल ईयर से ही थोड़ा सा आप आगे जाए तो आपकी स्टार्ट हो जाती है वैक्स। मिडिल ईयर से पहले से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। ये आउटर ईयर कहने का हरगिज मुराद ये नहीं है कि जो बाहर हिस्सा हमारा कान का नजर आ रहा है ये आपका आउटर ईयर है। ये बेसिकली ये जो बाहर हमें ये पकड़ लेते हैं वैसे यही नहीं है, ये कैनाल आपके अंदर जा रही है ना, ठीक है, तो इस कैनाल के साथ ही आपकी वैक्स है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट ह्यूमन टीथ के ऊपर आ जाए, ह्यूमन टीथ के ऊपर आ जाए। अब ह्यूमन टीथ जो है बेसिकली दांत जो है हमारे दांत, कुछ लोगों के बड़े हैं, कुछ लोगों के सफेद हैं, कुछ लोगों के पीले हैं, कुछ लोगों के पता नहीं किस किस किस्म के दांत हैं, लेकिन दांत तो हैं, ठीक है। माइंड तो नहीं कर रहे आप लोग, माफ कीजिएगा, मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफी मांगता हूं, ठीक है। तो खैर अगर आप ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है वो बेसिकली जी हम कहते हैं 4 अकसाम के दांत मौजूद है। एक हम कहते हैं जी हमारे पास इंसाइजर्स हैं, एक हम कहते हैं जी हमारे पास केनाइन्स हैं, एक हम कहते हैं जी हमारे पास प्री मोलर्स हैं और एक हम कहते हैं हमारे पास मोलर्स हैं। 4 अकसाम के मुख्तलिफ दांत हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अगर ये इंसाइजर्स की बात करूं, सबसे पहले जो आपके पास जो इंसाइजर्स मौजूद होते हैं, इंसाइजर्स जो हैं बेसिकली कौन से दांत हैं बेसिकली, ये जो आपको 2 ऊपर वाले नजर आते हैं और 2 नीचे वाले दांत, टोटल दे आर 4 इन नंबर, दे आर बेसिकली टोटल 4 इन नंबर, 4 बल्कि 8 इन नंबर लिखें। 4 आपके अपर जॉ में होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। और जो कैनाइन्स हैं आपके वो 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे, जो साइड पे नुकीले दांत हैं बेसिकली। मैं दिखा तो नहीं सकता आपको दांत ना, ठीक है। तो सामने वाले जो ऊपर वाले 4 हैं और नीचे वाले 4 वो इंसाइजर्स हैं, और जो साइड पे नुकीले दांत हैं 2 ऊपर और 2 आपके नीचे वो कैनाइन्स हैं। और फिर उसके बाद देन कम्स दी प्रीमोलर्स। अब ये 8 और 4 कितने हो गए, 12। अब 12 हो गए और उसके बाद प्रीमोलर्स की अगर बात करें तो इन टोटल वो आपके पास 8 बनती हैं, 8 बनती हैं, ठीक है। यानी कि 2 इस तरफ 2 इस तरफ, 4 ऊपर 2 इस तरफ नीचे वाले जॉ में, 2 इस तरफ नीचे वाले जॉ में, ठीक है। 4 और 4 8 हो गए, टोटल 20 हो गए। देन कम्स द मोलर्स, दे आर बेसिकली द 12 इन नंबर। 6 ऊपर होती हैं और 6 नीचे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ 3 इस तरफ 3 इस तरफ, समझ आ गई। तो पूरे 32 दांत हमारे अंदर होते हैं और ये 32 दांत ही हैं बेसिकली जो आप
इस्तेमाल करते हैं। हम देख के आ चुके हैं इसके बारे में कि जी आपके खाने की डाइजेशन जो है, मैकेनिकल डाइजेशन जो है, बेसिकली दैट इज फिजिकली बेसिकली फैसिलिटेटेड बाय द ह्यूमन टीथ। ठीक हो गया जनाब। अगर इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो हम कहते हैं जी ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जो हैं वो मिलके आपके ह्यूमन टीथ की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करें, बना देते हैं। अच्छा अच्छा, ओवरऑल अगर आप टीथ की स्ट्रक्चर को देखें, अगर ह्यूमन टीथ की स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश की जाए, तो एक बात हम ये कहते हैं कि जब मुख्तलिफ किस्म के आपके जो टिश्यूज हैं उनसे मिलके आपके जो ह्यूमन टीथ है वो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमारा दांत है, सपोज कोई ना, सपोज ये इस तरह की कोई शेप बना लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो ऊपर वाला रीजन है ये सारे का सारा ये आपके क्राउन कहलाता है। ऊपर जो हमें नजर विजिबल पोर्शन है आपके दांत का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्राउन। और ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन है आपका, दैट इज बेसिकली द रूट, ये रूट है, और ऊपर वाला पोर्शन आपका क्राउन है। एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात कि आपकी जो टीथ है, बेसिकली मैंने कहा कि अच्छा 4 मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से मिलके बनता है। 4 मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से मिलके आपके ह्यूमन टीथ की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम कहते हैं कि इनेमल इसके अंदर मौजूद होता है, इनेमल है। इनेमल के बाद हम कहते हैं अच्छा इसके अंदर जी वो डेंटन मौजूद होता है, डेंटन। डेंटन के बाद हम ये कहते हैं जी अच्छा इसके अंदर जी पल्प मौजूद होता है, पल्प, पल्प सॉरी पल्प, लाइक दिस, पल्प, पल्प है, डेंटन है, इनेमल है, डेंटन है, पल्प है, और इसके साथ लास्ट वन इज द सीमेंटम। सीमेंटम, ये 4 मुख्तलिफ किस्म के बेसिकली आपकी लेयर्स हैं आपके ह्यूमन टीथ की। ह्यूमन टीथ की 4 लेयर्स हैं, 4 टिश्यूज हैं बेसिकली। ठीक हो गया। इनेमल की बात करें तो ये सबसे आउटर पोर्शन होता है जो सबसे बाहर हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, इट इज द बेसिकली आउटर पोर्शन, आउटर पोर्शन। समझ आ गई बात की। इसी तरीके से अगर डेंटन की बात करें तो इट कम्स बीनीथ द बेसिकली इनेमल, इसके नीचे है। मिनरल मटेरियल इसके अंदर मौजूद है, स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, डेंटन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेसिकली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरीके से जो आपका पल्प है ये बेसिकली कैविटी है, इट इज अ बेसिकली कैविटी जो आपके डेंटन के नीचे करके मौजूद होती है। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली नर्व्स मौजूद होती है, नर्व्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये जो सेंसेशंस वगैरह आप फील करते हैं, ठंडा गर्म आपको लगता है, बेसिकली ये इसकी वजह से, नर्व्स की वजह से आपका ये मुमकिन होता है। और ये चीज आपके पल्प के अंदर मौजूद होती है। इवन ब्लड की जो ट्रांसमिशन है उसको भी देखा जाता है यहाँ पे। और इसके बाद सीमेंटम है, ये सीमेंटम है, और ये बेसिकली एंकर करती है आपके जॉ बोन के साथ, एंकरिंग का काम कर रही होती है, इसके साथ, जॉ बोन के साथ। दैट्स इट, इतनी सी बात थी ह्यूमन टीथ के ऊपर, बाकी तो कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया जनाब? हाँ जी पार्टिसिपेंट्स, ओके ग्रेट। अब ह्यूमन ईयर भी हो गया, टीथ भी हो गया, बायोफ्यूल्स भी हो गए। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, 2। और सबसे इजी टीथ था। ओके जमार। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिजीजेस के ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। ब्रेक कर लें, चले आप तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, ब्रेक कर लें आप, ब्रेक कर लें, 15-20 मिनट की ब्रेक कर लें। सर आपने बताया नहीं कि ईयर वैक्स कौन सा ऑर्गन बनाता है।
ईयर वैक्स कौन सा ऑर्गन बनाता है, प्रोड्यूस करता है? बच्चे मैंने जगह बताई है मिडल ईयर। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कौन सा ऑर्गन बनाता है, लेकिन ऑर्गन तो नहीं है बेसिकली। ये जो जितनी चीजें हैं ना आपके म्यूकस की शक्ल में, आपकी जो नाक के अंदर भी आपकी जो लिक्विड आपको मिलता है, म्यूकस मिलता है, आपके कान के अंदर भी वैक्स मिलती है बेसिकली। ये आपके यही पार्ट्स प्रोड्यूस, ये सिक्रीशंस होती हैं बेसिकली, ये सिक्रीशंस हैं जो मैंने आपको ग्लैंड्स वगैरह पढ़ाए हैं, सिक्रीशंस ना, लाइक दैट। ओके जी, ब्रेक कर लें, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दी टू सिस्टम्स, जिनमें से एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नंबर 2 पे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। स्टूडेंट्स, जहां तक आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का ताल्लुक है, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा निजाम मौजूद है जो कि आपकी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है, और जिसकी मदद से आपकी बॉडी के अंदर से जो यूरिन का फॉर्मेशन है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस। मैंने एक रॉ सी पिक्चर जो है वो ढूंढी है ताकि मैं आपको बता सकूं।
आई एम होपिंग सो कि आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक रॉ सी डायग्राम नजर आ रही है। होपिंग सो। जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जी, ये बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट को रिमूव करने के लिए सिस्टम मौजूद है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर से रिमूव हो रहा है, दैट इज बेसिकली इन द शेप ऑफ यूरिन, राइट। अब ओवरऑल अगर एक स्केच खींचें, ओवरऑल अगर जनरली बात करें इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मौजूद है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहा है कि जी यहाँ पे किडनीज का अमल दरामद हमें नजर आ रहा है जी। किडनीज मौजूद हैं हमारे पास, अ सेट ऑफ किडनीज वी हैव, और इन्हीं किडनीज का किरदार है या रोल रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इन्हीं किडनीज का किरदार रहता है इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इन्हीं किडनीज का किरदार रहता है in the formation of other nitrogenous waste in our body। और फिर इन्हीं किडनीज की मदद से ही आगे जो आपके पास बाकी ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनकी मदद से बेसिकली आपकी बॉडी इन तमाम चीजों को रिमूव भी करती है। तो ओवरऑल इसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से याद करते हैं। ठीक हो गया जनाब। अब इसमें आप देख सकते हैं कि रीनल आर्टरीज बेसिकली कौन सी हैं? अगर याद करें आप तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कहा था कि आर्टरीज जो है वो ब्लड को बेसिकली आपके फ्लो को पॉसिबल बनाती हैं। आपके ब्लड को बेसिकली जी आपके किडनीज तक लेके जाना, दैट इज द बेसिकली जॉब, दैट इज द बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीनल आर्टरीज। और हमारे पास लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमारे पास किडनीज मौजूद हैं, और एक रीनल आर्टरी जो है वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द किडनी पे चली जाती है, दूसरी जो है वो आपकी लेफ्ट किडनी को जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है, ट्रांसपोर्ट जो है उसको इंश्योर करती है। और इसी तरीके से वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। ये किडनीज थिंग इट इज दिस लुक्स लाइक मोर दिस लंग्स की तरह नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। आगे एक और डायग्राम है किडनी की फुल फ्लेज। तो अगर आप इसको देखें तो एक रीनल आर्टरी है, दूसरा हमारे पास किडनीज मौजूद है, राइट एंड लेफ्ट साइड पे मौजूद है। और इसके बाद इन्हीं किडनीज के अंदर से ही बेसिकली एक ट्यूब आपकी जनरेट हो रही है लाइक दिस। और इस ट्यूब को हम कह रहे हैं बेसिकली ये यूरिटर है। इस ट्यूब को बेसिकली हम किस नाम से याद कर रहे हैं? यूरिटर्स के नाम से याद कर रहे हैं। और इसमें से बेसिकली इसका काम सिर्फ इतना है, जस्ट लाइक जिस तरह हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ओजोफेगस था, तो ओजोफेगस से बोलस की आपकी मूवमेंट जो है वो आपकी रह रही थी। अब इन दिस केस यूरिटर जो है बेसिकली एक ट्यूब की तरह मौजूद है, जहां से आपके नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसने गुजर के अगले हिस्से में पहुंचना होता है। और अगला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये बल्ज थोड़ा सा यहाँ पे एक डोम शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली यूरिनरी ब्लेडर है, जहां पे बेसिकली तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट आपका जो है वो आपका कलेक्ट होता है और यहाँ पे स्टोर रहता है। टेम्परेरी बेसिस पे आपका स्टोर रहता है। व्हेन इट गेट्स फिल्ड तो आप बेसिकली उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। द एक्सक्रीशन ऑफ दिस वेस्ट इज अकरिंग या इट अकर्स थ्रू यूरिथ्रा, राइट। सो ओवरऑल अगर देखें तो ये आपके पास पेयर ऑफ किडनीज है, उसके बाद यूरिटर है, उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर है, और उसके बाद यूरिथ्रा है। ये चार चीजें आपके पास मौजूद हैं, चार चीजें आपके पास मौजूद रहती हैं, किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड द यूरिथ्रा। ठीक है। किडनीज का काम है यूरिन फॉर्मेशन। कैसे? ये आगे चल के हम और डिटेल में देखते हैं। आगे यूरिटर का काम है कि दे बेसिकली फ्लोज दैट पर्टिकुलर नाइट्रोजनस वेस्ट अप टू द यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर इज फॉर द कलेक्शन पर्पस। It stores the nitrogenous waste for some time, and then through urethra the body will excrete out, the body excrete out the nitrogenous waste from the body. So basically आपका ये एक ओवरव्यू था रिगार्डिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें से किडनीज को अलग कर लें, अगर किडनीज को अगर अलग कर लें तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको एक और यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है। इट इज स्पेसिफिकली अ किडनी। अब ये बेसिकली यूरिटर है और किडनी की स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है, डायग्राम जो है वो जस्ट लाइक दैट। अब इस किडनीज के हम बेसिकली हम कहते हैं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, वाकई में लोबिया की दाल का दाना भी ऐसे ही होता है, इसी तरह का होता है, इसीलिए हम कहते हैं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक हो गया। इसके दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, एक कॉर्टेक्स है और मेडुला है। क्या डिफरेंस है दोनों में?
कॉर्टेक्स बेसिकली द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी, जो आउटर साइड पे मौजूद है, जो बाहर वाली साइड पे आपके किडनी का हिस्सा मौजूद होता है, उसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं कि दिस इज द बेसिकली कॉर्टेक्स। और जो इंटरनल साइड पे मौजूद है, जो अंदर वाली साइड पे करके मौजूद है, दैट्स बेसिकली द मेडुला। और इसमें जो छोटी छोटी आपको लाइंस नजर आ रही हैं, बेसिकली ये लाइंस तो बहुत कम है, 2 3 4 4 आपको एक एक ब्लॉक के अंदर नजर आ रही हैं। ये 2 2 4 4 नहीं होती, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन मिलियंस। और ओवरऑल आपकी इन तमाम चीजों को, ये जो लाइंस हैं बेसिकली इनको आप नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द किडनीज। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्मेशन है, जो आपकी एब्जॉर्प्शन का काम है, जो आपकी यूरिन फॉर्मेशन का काम है, दैट एक्चुअली डन बाय दीज नेफ्रॉन्स। और वी हैव द मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन आवर किडनीज, राइट? मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। और ये नेफ्रॉन जो है, इसको हम कहते हैं कि नेफ्रॉन इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, यानी ओवरऑल आपकी किडनीज का जो काम है, उसका जो फंक्शन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करना, नेफ्रॉन का काम है बेसिकली आपकी यूरिन फॉर्मेशन को देखना। तो बेसिकली इस वजह से आपके यहाँ पे नेफ्रॉन रिमेन्स द बेसिक, remains the foundation of the regarding the working of a particular kidney। अब ये नेफ्रॉन के ऊपर हमारी डिस्कशन होनी है, ठीक हो गया जनाब? अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से नेक्स्ट ये आपको नजर आ रहा है जी यहाँ पे। अब ये वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन है, ओवरऑल नेफ्रॉन कैसे काम करती है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। इट इज जस्ट लाइक दैट, इस तरह की आपके पास नेफ्रॉन मौजूद होता है जी। ये नेफ्रॉन है, इस डायग्राम को बना लें, पेपर में भी बना के आना है। यही डायग्राम बना लेने से आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि 3 नंबर 4 3 से 3.5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते। थोड़ा सा आपने एक एक करके उनको बताना होता है, बल्कि क्या बता देते हैं सारे का सारा, तीर के निशान, ये क्या बता रहे हैं, पूरी डायग्राम बता रहे हैं। बेसिकली नेफ्रॉन देखें, अगर क्या मैसेज आया है, नेफ्रॉन को अगर देखें तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ज्यादा कम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीसीटी डीसीटी है, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ज्यादा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वगैरह। ये पीसीटीज फॉर दोज एंड डीसीटीज फॉर दोज, ठीक है। अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। सिंपल सी बात जो समझने वाली है वो आपने समझनी है कि जी रीनल आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड यहाँ पे आता है बेसिकली, और दिस इज द बेसिकली shape, this is the basically part where the filtration of blood takes place, right? ये पार्ट है बेसिकली जहां पे बेसिकली आपके जी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। और इस पार्ट को बेसिकली आप क्या कह रहे हैं जी, ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। और इसके अंदर आपकी टाइनी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, उन्हीं टाइनी कैपिलरीज में आपके फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो ब्लड आपका जी वेस्ट जो है वो आपका ब्लड और वेस्ट आपका अलग अलग हो रहे हैं, और ब्लड फिल्टर होकर आपको ऊपर चला जाता है, और जो वेस्ट है बेसिकली वो यहाँ पे आपका रह जाता है, और ये वेस्ट अगले हिस्से में ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो आपको यहाँ पे ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रही है पूरी की पूरी, ये जो आपको नजर आ रही है डिस्टेंस, ये बॉमेंस कैप्सूल है, ये बॉमेंस कैप्सूल है, यानी बॉमेंस कैप्सूल है। और इसके अंदर बेसिकली ग्लोमेरुलस आपके पास मौजूद है, और ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है। और फिर वो जो फिल्ट्रेशन है, वो जो वेस्ट है जो कि बेसिकली आपके ग्लोमेरुलस के अंदर हुई, वो तमाम का तमाम वेस्ट जो है दैट कम्स टू द बॉमेंस कैप्सूल। देन अब बॉमेंस कैप्सूल अपने पास नहीं रखता उस वेस्ट को, बॉमेंस कैप्सूल ट्रांसफर्स दैट पर्टिकुलर वेस्ट टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये अगर देखें, ये यहाँ पे लाइक दिस, ये आपकी ये सारी की सारी ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारी की सारी ट्यूब्यूल्स हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी कहते हैं इनको। ये आपके ओवरऑल अगर इसकी बात करूं, ये जो आपको शाम में ये ओवरऑल ये जो मैं दायरा लगा रहा हूं, ये यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है आपके पास, इसको आप लूप ऑफ हेनल के नाम से याद करते हैं, लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं इसको। ये इसके 2 पार्ट्स हैं। अच्छा जी, डिसेंडिंग है एंड असेंडिंग, ऊपर जा रही है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, नीचे आ रहा है जो वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। और इसकी जी इसके अंदर जी ट्यूब्यूल्स 2 तरह की मौजूद होती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, और आपके पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है। और आपके तमाम के तमाम वेस्ट आपका यहाँ से प्रोड्यूस होके आपके यहाँ से लाइक दिस इस तरह मूव कर रहा है। और फाइनली आपके पास जो फाइनल डक्ट है बेसिकली जो कि कलेक्शन के लिए मौजूद होती है, बाबा मेरे पास वेस्ट आएगा और मैंने इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो साइड पे आपके यहाँ पे ये चीजें निकल रही हैं, ये जो आपकी चीजें निकल रही हैं, ये बेसिकली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं।
वो इनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी कि आपके किडनीज या नेफ्रॉन्स जो है वो ये कोशिश करते हैं कि आपके वेस्ट को ही बाहर भेजा जाए, जो काम की चीज है, जो आपके मिनरल्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, उनको दोबारा से जो है ब्लड के अंदर शामिल कर लिया जाए। समझ आ गई मेरी बात की? सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस। आपकी यूरिन फॉर्मेशन जो हो रही है या होती है, दैट occurs basically due to this particular nephron, और यही नेफ्रॉन है जो बेसिकली कुल मिला के आपकी जी किडनी जो है उसकी फंक्शनिंग को कैरी आउट करता है। इसको आराम सुकून से बना लें सो दैट कि मैं आगे आगे बढ़ सकूं जनाब। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट है, इसके ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है, भूल जाएं, छोड़ दें, ये वैसे ही लिखा है, भूल जाएं, कम्प्लेक्स नहीं बनाना आपने। यस यस शाकिर, जकरिया आप क्या बात कर रहे हो? कौन सी नेफ्रॉन की डायग्राम? यही नेफ्रॉन की है बच्चे, ये सारी नेफ्रॉन है। आउटर डायग्राम वो आउटर नेफ्रॉन की नहीं थी, वो बेसिकली किडनी की डायग्राम थी, वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है दिखा दूंगा। वो किडनी था, गुर्दा था हमारा, गुर्दा। आप में से कोई डॉक्टर है? आपकी क्लास में कोई डॉक्टर है? डॉक्टर डॉक्टर है आप में कोई? क्लास में कोई भी डॉक्टर नहीं है? ये कैसे हुआ? वाह बढ़िया, न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशनिस्ट कौन है? न्यूट्रिशनिस्ट की भी मुझे बड़ी अशद जरूरत है। है ना, आप हैं? अच्छा। है ना, आप कंसल्टेंसी के कितने पैसे लेती हैं? क्या फीस है आपकी? कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं? आगे बढ़ू जी। कुछ लोग अभी बाकी हैं, आराम से कर लें जी, ठीक है।
जी हाँ, डाइट प्लान बनवाना है जी। ओके जी, थैंक यू। असल में मुझे अपने लिए नहीं बनवाना, मैंने किसी और के लिए बनवाना है। तो चलें, आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी मुझे इंशाल्लाह। ओके 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 है ना। हाँ जी पार्टिसिपेंट्स, आगे बढ़ू जी। मेरा ख्याल है कि अब हो जाना चाहिए। ओके, ग्रेट। वेल, अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाएं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे आ जाएं, जो हमारा सांस लेने का निजाम है। सांस लेने के निजाम पे आ जाएं। ये जी पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? गैसियस एक्सचेंज के लिए जो आप इनहेल करते हैं, जो आप एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं, बेसिकली उसके लिए जो निजाम है, दैट्स बेसिकली द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अगर इस ओवरऑल इस पूरी इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो हमें नजर आ रहे हैं जी, सबसे पहले जी नेजल कैविटी है, हमारी नाक है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी आपके पास ट्रैकिया, ये लैरिंक्स फेरिंक्स को भूल जाएं। ट्रैकिया जो हवा की नाली है बेसिकली, एक तो ओजोफेगस थी ना, अब ये ओजोफेगस नहीं है, ये हवा की नाली है जिसको आप बेसिकली ट्रैकिया कह रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द नेजल कैविटी, देन कम्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद अगर आप देखें तो ये ट्रैकिया आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ये ब्रोंकाई है बेसिकली, एक ब्रोंकाई आपका लेफ्ट साइड पे है, एक ब्रोंकाई आपकी राइट साइड पे है। ब्रोंकाई के बाद वी हैव द लंग्स। ये ओवरऑल ये लंग्स हैं। एक अगेन लंग्स के केस में भी हमारे पास दो लंग्स मौजूद हैं, फेफड़े जो आपके हैं बेसिकली, और फेफड़ू का किरदार है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फेफड़ू के अंदर अगर जाएं तो ब्रोंकाई के बाद जो बेसिकली आपके पास ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये जो मुख्तलिफ लाइंस में आगे डिवीजन हो गई है, इनको आप कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक हो गया जनाब। ब्रोंक्यूल्स हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनके एंड्स के ऊपर डॉट्स नजर आते हैं, इनको आप कहते हैं जी बेसिकली एल्वियोलाई। ये लिखा है यहाँ पे एल्वियोलाई। सो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास जो है दैट्स एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई इज अ पॉइंट की जहां पे आपकी ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है। सो ओवरऑल अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो हमारे पास इसके अंदर ये नेजल कैविटी है, इसके अंदर ट्रैकिया है, इसके अंदर हमारे पास ब्रोंकाइज हैं, इसके बाद हमारे पास दो लंग्स हैं, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हैं, देन कम्स द एल्वियोलाई। ये लिख लें, आराम से आगे बढ़ो फिर।
जी पार्टिसिपेंट्स, ओके। अच्छा, अब क्या है, अब इनको वन बाय वन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब देखें जी, ये नोज है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी ब्रीदिंग का, जहां से आपकी इसके अंदर क्या है, सबको पता है कि हमारे नोज के अंदर नोज हेयर्स मौजूद होते हैं, फ्लूइड मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है। नोज हेयर्स का काम है जो डस्ट वगैरह जो है आपकी वो ट्रैप होती है, जो फ्लूइड है म्यूकस बेसिकली ये प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होता है, ठीक है। और आपके जी यहाँ से बेसिकली आपकी एयर जो है उसको वार्म करने में आपके म्यूकस का जो आपके नाक में बेसिकली फ्लूइड होता है उसका काम होता है। एक तो आपके हेयर्स हैं वो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट अंदर नहीं जा पाती, साफ हवा अंदर जा पाती है। और दूसरा जो एयर है उसको, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है तो उस केस में बेसिकली आपकी जो फ्लूइड है म्यूकस है वो हेल्प करता है जी, ताकि आपकी जो हवा है वो आपकी गर्म हो सके। उसके बाद नोज के बाद हमारे पास जो लैरिंक्स फेरिंक्स को तो भूल ही जाएंगे, आप डायरेक्टली चले जाएंगे किसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, जो बेसिकली आपके पास सांस की नाली है और कुछ भी नहीं है जनाब, ठीक है। इसका काम सिर्फ बेसिकली इतना है कि आपकी जो पाइप है, सॉरी हवा है, उसको आपके लंग्स तक पहुंचाती है बेसिकली, ठीक है। ये 4 इंच मैंने इसका लिखा हुआ है, बेसिकली इसका डायमीटर है, बेसिकली डायमीटर नहीं सॉरी, ये ब्रोंकाई, नमी हर जगह पे है, ट्रैकिया में भी है, नोज में भी है, ब्रोंकाई में भी है, ठीक है। देन ब्रोंक्यूल्स और फिर अल्वियोलाई और उस तक, मेरा ख्याल है बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा ये क्या है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। चैट अच्छा, तो यहां तक बात हो गई जनाब हमारी इसके ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि हमने सारा कुछ कर लिया है जी। अब मुझे इजाजत देंगे आप लोग? हाँ जी। आज मैं बिल्कुल भी नहीं थका क्लास देते हुए, ना तो मैंने गला फाड़ा है आज। आज तो मैं बड़ा रिलैक्स रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शायद थका हुआ था इसलिए। जकरिया, जकरिया 9 तक क्लास तो है, सिलेबस ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं क्या पढ़ाऊं? कुछ भी नहीं है यार, वो तो है ही नहीं। वो तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब को आइडिया नहीं था, टाइम टेबल शायद उन्होंने बना दिया, डबल क्लास लगा दी, अदरवाइज
मुझे अगर आइडिया होता, मैं भी असल में नहीं देखा कि आपके साथ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह। वो करते हैं, वो करते हैं। सुनहरी असूल मैं क्या बता सकता हूँ फैजान, कॉमन डिजीजेस रह गई हैं या शाकिर अजीज है ना, अजीम शाकिर अजीम, टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, ये बीमारियां खुद नहीं पढ़ सकते। हाँ, इम्यून सिस्टम नहीं है बच्चे किन्जा हमारे सिलेबस में। सिद्रा गुल पूछ रही है सर, हु विल टीच द किंगडम्स। बच्चे किंगडम्स का मैंने शुरू में कहा था कि किंगडम्स जो है, जी जी लिवर लिवर सबर करें। किंगडम्स का मैंने कहा था आपसे कि किंगडम्स आपके लिए नेसेसरी नहीं है, किंगडम्स को आप छोड़ के चले जाना। वो टिपिकल बायोलॉजी है बच्चे, वो टिपिकल बायोलॉजी है जिसमें तमाम के तमाम फाइलम्स आते हैं, वो जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। कौन सी दूसरी चीज है मोहम्मद तौसीक? मैंने 3 पोर्शंस करवाने थे, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फूड साइंसेस और इन्वायरमेंटल साइंसेस बच्चे। मोहम्मद तौसीक मैंने ये 3 कराने थे। बाकी आपको मैथ्स कौन पढ़ा रहा है? हाँ, मैंने ये 3 कराने थे। मैथ्स सर रेहान पढ़ा रहे हैं, मैथ्स तो वो पढ़ाएंगे फिर। फिजिकल भी वही पढ़ाते हैं, मैं तो फिजिकल नहीं पढ़ाता होता बच्चे। हाँ, मुझे नहीं पता कि नहीं स्टार्ट हुआ बच्चे, तो जकरिया तो मेरा की कसूर है देच, हाँ मेरा की कसूर है देच। पर इन सम केसेस समटाइम देखने को मिलता है कि वो 10 नंबर का क्वेश्चन बना देता है। 10 नंबर का क्वेश्चन अब कैसे बन सकते हैं? जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स पढ़े, तो उसके अंदर ऐसा टॉपिक है कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी वो बना के दे चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और 10 नंबर का भी पूछ चुका है। सेल स्ट्रक्चर के ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पॉसिबल रहता है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि आपके 4-4 मार्क्स के आपके पार्ट्स आते हैं। तो जब पार्ट्स की बात आती है तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कोई रूम नहीं बचता कि आप किसी एक पार्ट को छोड़ दो। ये गलती मत कीजिएगा। तमाम पोर्शन, चाहे वो फिजिकल साइंसेस है, इन्वायरमेंटल है, बायोलॉजिकल है, फूड साइंसेस है, मैथ्स है, आईटी है, कुछ भी है, तमाम पोर्शंस को मैं बताता हूँ। नौरीन नौरीन बच्चे, मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। तो पहली बात ये क्लियर करनी है आपने कि आपने तमाम पोर्शंस को इक्वल टाइम देना है और तमाम चीजों को आपने, अब जैसे बायो में मैंने कहा यार कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम इज नॉट अ नेसेसरी थिंग टू डू, ठीक है। अब मैंने कहा ना, ठीक है, इंशाल्लाह इससे नुकसान नहीं होगा। अगर हो गया तो अल्लाह करे ना हो इंशाल्लाह, पहली बात है। लेकिन आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अब दूसरी बात आपके जहन में ये होती है, 4 नंबर का पार्ट आए तो हम क्या करें, उसमें कितना लिखें, क्या करें। देखिए, ये चीज नहीं देखी जाती सीएसएस में, और ना ही आपका ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि मैंने लेंथ कितनी रखनी है क्वेश्चन की। देखें, आपने क्वेश्चन को एड्रेस करना है। अगर वो पूछ रहा है आपसे कि गिव अ ब्रीफ अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, राइट, ये पूछ लिया, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया, एक एक पार्ट को पढ़ा हमने, एक एक पार्ट के हमने काम के बारे में पढ़ा, डायग्राम के साथ मेरे ख्याल से पढ़ाया होगा आपको, ऐसा है कि नहीं? तो अब 4 नंबर आगे उसके लिखे 4 नंबर। अब आप ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, आप 4 नंबर के लिए वो जो ना 4-5 सफे लिखते हैं, क्योंकि टाइम की आपके कॉन्स्टेंट्स भी रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चीजों को स्मार्ट वे में करने की कोशिश करें। हाँ, आगे अगर उसने 10 नंबर लिखा हुआ है तो फिर तो आप एक एक चीज उसको डिटेल में बताएं, डायग्राम भी बनाएं। अगर उसने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो देन दिस इज द ग्रेट वे टू गो कि स्मार्टली जाए, छोटी सी एक डायग्राम बनाएं, आप पार्ट्स का बताएं, और हर एक पार्ट में जो मेजर चीजें हो रही हैं वो आप बता के डाइजेस्टिव सिस्टम को 1.5 सफे पे आप क्लोज कर सकते हैं। हार्डली 1.5 पेजेस पे आप क्लोज कर सकते हैं आराम से, जब हर एक चीज आपकी नीटली जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी क्लियरली मेंशन है। तो इन दैट केस, अगर 10 नंबर का पूछा है तो देन आप पैराग्राफ की शक्ल में पूरा पूरा आप लिखें, पूरा पूरा बताएं उसको। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है आपके जीएसए को लेके। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स आपकी जीएसए के अंदर जो स्टूडेंट गलती करता है, वो डायग्राम्स की तरफ नहीं जाता। अब एटमॉस्फेयर को हमने पढ़ा तो उसके अंदर भी डायग्राम है, ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके अंदर भी डायग्राम है। जहां जहां पे डायग्राम्स आपकी मौजूद हैं, तो यू मस्ट कम अप विद द डायग्राम्स। मुझे क्या जरूरत थी कि आपके सामने बोर्ड के ऊपर डायग्राम्स बनाने की? मैं ना बनाता। अगर मैं बना रहा हूं तो दैट मीन्स कि इट हैज सम सिग्निफिकेंस ना, ठीक है, इंपॉर्टेंस है इसकी। डायग्राम्स बना के आप एग्जामिनर को थोड़ा कन्विंस करें। इट इज ऑल अबाउट कि आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि बाबा आप मुझे नंबर दो।
मैं यहाँ पे लिखने आया हूँ, मैं यहाँ पे लिखने आई हूँ, और मैं यहाँ पे सीएसएस करने आया हूँ, मैं सीएसएस करने आई हूँ, मुझे नंबर दो। और आप अपील कर रहे हैं कि मुझे नंबर दो। अब नंबर मांगने वाले तो 15,000 है ना। आप डिस्टिंक्ट कैसे करेंगे जब आपकी चीजें बड़ी नीट एंड क्लीन होंगी? रिमेंबर दैट आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्लैक से बना लें मुबशर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉलेज वाइज मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली एस्पायरेंट्स आपके ऑलमोस्ट इक्वल पेज पे आपके फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत सारे लोग, कटिंग होती है आपके पेपर के अंदर जो आपकी स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड है। एग्जामिनर को आपने तंग नहीं करना, सबसे बड़ी चीज होती है। और ये चीज आप स्ट्रेटेजी हर पेपर में ऐसे ही है कि आपने एग्जामिनर को तंग नहीं करना होता। एग्जामिनर को तंग करेंगे, क्या पता उस बेचारे की उसकी बीवी के साथ लड़ाई हुई हो उस दिन, तो वो और उसका दिमाग खराब हुआ और आपका नंबर 0/0 ही देता फिर। समझ आ गई मेरी बात? एग्जामिनर के लिए आपने आसानियां पैदा करनी है, और हर एक पेपर में ऐसा है कि आपने एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करनी है ताकि वो पेपर देखे वो पता चल जाए ना। आप फजूल की मत हांकें, फजूल बात मत करें। जो चीज, जो सब्सटेंस है आपके क्वेश्चन का, आपने उसको आंसर करना है, वो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है। पूछ रहा है वो आपसे वाटर क्राइसिस का, आप उसको बता रहे हैं जनाब कोई और चीज, तो ये तो गलत है ना। जो चीज वो पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन का स्टार्ट ही वहां से हो, जो उसका क्वेश्चन है उसी से आपका स्टार्ट हो, तो उससे आपको नंबर मिलेंगे। इसमें साइंस में तो ऐसा सीन नहीं है कि आपके टू द पॉइंट आपकी चीजें आनी है और टू द पॉइंट आपने आंसर करनी है। इसमें वो कोई सीन नहीं है कि अच्छा कोई एनालिसिस मुझे करना पड़ेगा, कोई एनालिटिकल स्किल्स मुझे दरकार है, ऐसा तो कुछ है नहीं है इसमें। इसमें टू द पॉइंट उसने क्वेश्चन पूछना है और टू द पॉइंट आपने अच्छे बच्चों की तरह उसको रिस्पॉन्ड कर देना है, इतनी सी बात है इसके अंदर। और वो आपका रिस्पॉन्स जो है वो क्लियरली जाए, आपके हर एक सेंटेंस के अंदर क्लैरिटी हो, आप जो बात लिख रहे हैं वो उसको समझ आए, उसको समझ आए। देखिए, नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है। नॉलेज सबके पास होता है। आप माशाल्लाह से सारे लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होके यहाँ पे आए हैं, सबके पास नॉलेज है, नॉलेज के पॉइंट में सारे लोग इक्वल। लेकिन डिलीवरी किसकी कितनी स्ट्रांग है, दैट मैटर्स, कि कोई कितना अच्छा डिलीवर कर सकता है। आपने अपनी बात को दूसरे को समझाना है ना, अपने अंदाज में समझाएंगे उसको ताकि उसको समझ आए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें तो साइंस में तो आपने बड़ा डायग्राम्स के साथ जाएंगे, पेपर नीट एंड क्लीन। हाशिया लगाएं पेपर के अंदर, हाशिया लगाएं, आप बेहतरीन जबरदस्त किस्म का हाशिया लगाएं, डरे मत, हाशिया लगाते हुए डरे मत। और रिमेंबर दैट, एक और मेरी छोटी सी टिप सुन लें, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता इन जीएस से या किसी और सब्जेक्ट में, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाथ पांव फुलाने की जरूरत नहीं है। आई लिटरली आई हैव सीन के मैं 2014 में अटेम्प्ट दे रहा था सीएसएस के, और मेरी राइट साइड पे एक फीमेल बैठी थी और दूसरी लाइन में, एंड इस्लामियात का पेपर था। इस्लामियात बहुत ज्यादा हिट हुई थी आपके 2014 में, हर दूसरा बंदा इस्लामियात में फेल था क्योंकि उसने पेपर इस तरह का भेज दिया और सिलेबस में कुछ नहीं था और लाइक दिस, ठीक है। और मैंने ऐसे देखा और शी वाज क्राइंग, हालांकि मेरी हालत भी वही थी जो उसकी थी, रोना तो मुझे भी आ रहा था लेकिन मैं रोया नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार लिखना है ना, लिखो। जो चीज है, आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखेंगे। नर्व्स को कंट्रोल में रखने के बाद आपने चीज, आप कहानियां डालना शुरू कर दें। कोई चीज नहीं भी आती ना, आप उसके लिखना शुरू कर दें। पेपर को छोड़ के मत आए, किसी क्वेश्चन को आप छोड़ के मत आए, ये कह के मत आए कि ये मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं प्रिपेयर किया था, लिहाजा मैंने कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर। ये आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। लिटरली मैं कहानियां लिख के आया था और मेरे 39 स्कोर था मेरी इस्लामियात के अंदर, एक नंबर से मैं फेल हुआ था, ठीक है। और मैं आई लॉ का आपको बताऊं, इंटरनेशनल लॉ के पेपर के बारे में मैं आपको बताऊं, इट हैपन विद मी इन द सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। दूसरी अटेम्प्ट जो मेरी थी उसमें जब इंटरनेशनल लॉ का पेपर मेरे सामने आया, तो इंटरनेशनल लॉ का पेपर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं आता, क्योंकि
क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो वो चीजें वही थी जो बेसिकली उसने यूएन पे उसने 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया। लिटरली मैं यूएन के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ के गया हुआ था, और ना ही मैंने कभी इतना पता था कि यूएन होता है, यूएन है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इतना पता था बस। समझ आ गई मेरी बात की। और उससे पहले एक और सीन हुआ कि जब आई लॉ का पेपर आया मेरे सामने, एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मे बी किसी की हेल्प हो जाए, मे बी किसी को समझ आ जाए। मेरे सामने एमसीक्यूज आए और एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 एमसीक्यूज आते थे इंटरनेशनल लॉ के, सिर्फ 6 एमसीक्यूज आते थे, एंड इट वाज द लोएस्ट वन, इट वाज द लोएस्ट वन। कभी किसी सब्जेक्ट के 6 एमसीक्यूज नहीं आते थे। आई लॉ वाज लाइक दिस कि अच्छा 6 एमसीक्यू, अब 6 एमसीक्यूज का आना, आई वाज वेरी श्योर कि यार आई लॉ जो है वो उड़ गया है। लेकिन फिर मेरे जहन में था नहीं, अभी कंपलसरी पेपर दूसरा थ्योरेटिकल मिलना है, तो देखते हैं। जब वो मेरे सामने आया तो उधर देखा सारे की सारी यूएन पे 3-4 क्वेश्चन, 2018 की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा अच्छा यूएन तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इतना पता था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने 4 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए, बाहर आके मैंने कहा यार फेल हो जाएगा, ठीक है। जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने पे पता चला जी नहीं है, नाम तो पता चल जाता है, फेल हो गया। तो मैंने ये सोच लिया, मैंने कहा यार अस्यूम कर लिया, मैंने कहा आई लॉ जो है वो फेल हो गया, ठीक है। जब डीएमसी आई, जब डीएमसी आई तो डियर स्टूडेंट्स आई लॉ में 56 स्कोर था मेरा, 56 तो एमसीक्यूज निकाल दो, बाकी उसने मुझे 50 नंबर दिए। हालांकि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया हुआ था, मुझे ये पता था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, तो मैं अपने से बातें लिखता चला गया कि कोऑपरेशन है, अच्छा सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम है, अच्छा जी ये जो बड़ी पावर्स हैं, बड़ी स्टेट्स हैं, इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, इंटरनेशनल पीस को देखना, यानी इस तरह की आम बातें आम जुबान में मैं लिख के आ गया, और मुझे 56 नंबर मिल गए। 6 तो एमसीक्यूज के निकाल दो। समझ आ गई मेरी बात को? पता नहीं मोहम्मद तौसीक, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अलबत्त मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि ताकि मोस्टली स्टूडेंट असल में सीएसएस में इस वजह से फेल होता है क्योंकि वो गिव अप करता है, वो गिव अप करता है। और आप लोग जो एस्पायरेंट्स गिव अप करते हैं वो पेपर नंबर 1 में गिव अप करके आते हैं। आप एसए के पेपर में गिव अप कर देते हैं, आप आए वापस, आप कहते हैं एसए फेल हो गया। मोस्टली स्टूडेंट अक्सर औकात जो है वो, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो आपका एसए के बाद पेपर में नहीं जाता। मेरा एक दोस्त के साथ ऐसे हुआ कि उसका एसए का पेपर हुआ, ही वाज वेरी डाउन, उसने कहा यार मैं कल पेपर में नहीं जाऊंगा, मैं क्योंकि मेरा मोराल डाउन हो गया, ऐसे मेरा फेल हो गया। मैंने कहा भाई मेहरबानी कर, थोड़ा सा मोराल को ऊपर करो और अच्छे से पेपर दो। उसने अगले पेपर कुछ भी नहीं पढ़ के दिए, फजूल में बस मैं हाजिरी लगाने जाता था। जब डीएमसी आई तो मोहतरम एसए में पास थे, एसए में पास थे, और बाकी सब्जेक्ट्स में उड़े हुए थे, जिनको उन्होंने कहा कि मैं ही पेपर देने जा रहा हूँ, मुझे पता है मेरा एसए फेल हो गया। लिहाजा बात करने का मकसद ये हुआ कि सीएसएस में आपकी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, देयर इज नो सर्टन थिंग कि अच्छा जी आज ये कहेंगे अच्छा मैं अच्छा करके आ गया हूँ तो अच्छा मिलेगा, नहीं। ये भी कोई सेट क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड नहीं है इन सीएसएस। इट डिपेंड्स, हाँ आपकी मेहनत के बाद, आपकी हार्डवर्क के बाद, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लक, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लान ऑफ द गॉड कि जो आपको वो लेके जाता है। मुबशर जावेद खान, बच्चे आपके साथ मेरी आज 7 क्लासेस हुई हैं, आपको ये नहीं पता चला आई एम नॉट अ सीएसपी ऑफिसर, मैं कोई सीएसपी ऑफिसर नहीं हूँ। मैंने जी 2 अटेम्प्ट दी थी सीएसएस की, मैंने बताया भी होगा गालिबन, और दोनों बार में फेल हो गया, ठीक है। पहली बार मैं इस्लामियात में फेल हुआ और दूसरी बार मैं इस्लामिक हिस्ट्री में फेल हुआ था, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में फेल हुआ था। बहुत ज्यादा नंबर आए थे मेरे उसमें, 14 नंबर आए थे, 13 तो एमसीक्यूज ठीक थे, 1 नंबर पता नहीं उसने कहां से दिया, मुझे आज भी सवालिया निशान है। और पता नहीं क्या हुआ, जबकि शीट भी लगाई थी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर शीट भी लगाई थी, पता नहीं वो शीट कहीं गिर गई या वो कहीं कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन चले कोई बात नहीं, इट वाज फेट एंड इट हैपेंस। तो ये बात है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी जनाब। जीएसए में टू द पॉइंट रह के आपने ना लें, इस्लामिक हिस्ट्री ना लें, मेरा कुछ, मैंने इस वजह से असद शाह रख ली थी बिकॉज फर्स्ट टाइम पीएमएस हुआ था, पीएमएस के अंदर इस्लामिक हिस्ट्री में आई स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 100 एजे के पीएमएस